उसमें भगना नहीं पड़ता ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास नंबर 2, अब लेक्चर नंबर 2 चल रहा है ना। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक ना, रट्टा क्वेश्चन है भाई। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है? द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कैपेसिटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कैपेसिटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। अब तो पहले जानिए कि थर्मल कैपेसिटी क्या होती है। थर्मल कैपेसिटी होती है मास इंटू एस। ये होती है थर्मल कैपेसिटी m इंटू एस। ठीक है ना, थर्मल कैपेसिटी m इंटू एस होती है। अगर आप थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो क्या निकलेगा? m इंटू एस अपॉन वी निकलेगा। m अपॉन वी को दुनिया क्या बोलती है? रो। क्या बोलती है? रो। तो ये क्या बन गया? रो एस बन गया ना। तो रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कैपेसिटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। थर्मल कैपेसिटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम रेशियो करना है किसका? थर्मल कंडक्टिविटी का। किससे बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी को? के से। कल पढ़ा था। उसी को थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसी को कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, अपॉन रो एस। बेटा जो ये जो रेशियो आता है इसको बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। क्या बोलते हैं इसको? थर्मल डिफ्यूजिविटी। प्योर रट्टा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कम आता है, नॉट इम्पॉर्टेंट, छोड़ देख लेना है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए पार्ट ऑफ रॉड इन वेरिएबल स्टेट डिपेंड्स। कह रहा है कि किन चीज़ों पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ऊपर है चेंज इन टेम्परेचर और नीचे है टाइम। ऊपर है चेंज इन टेम्परेचर, नीचे है टाइम। कह रहा किन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन व्हाट फैक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ पार्ट ऑफ रॉड इन ए वेरिएबल स्टेट डिपेंड। ठीक ना, वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट दो स्टेट मैंने पढ़ाई थी, एक स्टेडी स्टेट, एक वेरिएबल स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब वही वाली स्टेट जैसे ही थाली में खाना आया एकदम भूखे के सामने बिल्कुल टूट पड़ा एकदम से, बड़ी ज़ोर से हीट फ्लो हुई, है ना, बट धीरे 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 सामान्य हो गया तो हीट फ्लो की रेट क्या हो गई? सेम हो गई। तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। बट वेरिएबल स्टेट में बोल रहा है कि किन चीज़ों पे चेंज ऑफ टेम्परेचर डिपेंड करेगा, है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो पहला ऑन, फर्स्ट ऑन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, पहली चीज़ डिपेंड करेगा इस पे। दूसरा ऑन थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉड। थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है मालूम? कि कोई पॉइंट कितनी हीट संभाल सकता है, कोई मास कितनी हीट संभाल सकता है, गिवन मास। ठीक है ना। अगर 1 ग्राम मास जो हीट संभालता है 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए, वो कितना होता है? सी, स्पेसिफिक हीट, सी बोलते हैं, एस भी बोलते हैं। तो m ग्राम मास कितना संभालेगा? m इंटू सी। तो वही थर्मल कैपेसिटी होती है। पूरी बॉडी, समझ गए ना, पूरी बॉडी जो होती है 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने के लिए कितनी हीट लेगी, उसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। और उसी बॉडी का 1 ग्राम कितनी हीट लेगा, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। समझ में आया? ये फॉर्मूला तो बिल्कुल घर की दीवारों में लिख लेना कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। समझ गए ना? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। बिल्कुल लिख ही लेना आज घर की दीवार में जाके। समझ गए ना? पास होने के बाद पुताई हम कर देंगे। अब डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 1 कर दो भाई इसको। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री कर दो? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करो तो उस बॉडी को हीट कितनी दी गई है? m इंटू एस। मतलब m ग्राम की बॉडी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट दोगे आप, स्पेसिफिक हीट तो उस बॉडी का खुद का नेचर है, कितनी होगी, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी हीट कैपेसिटी। क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी, है ना। हाँ, थर्मल कैपेसिटी, सॉरी, उसी को बोलते हैं, उसकी ही थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो।
On which what factors does the rate of change of temperature, rate of flow of heat is in steady state depend? हाँ भाई, ऊपर वाला बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन वेरिएबल स्टेट, अब नीचे वाला बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन स्टेडी स्टेट, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ऊपर है चेंज इन टेम्परेचर, नीचे है चेंज इन टाइम। कब? स्टेडी स्टेट में। हाँ सर। स्टेडी स्टेट में जो है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? समय के साथ। तो पहला पढ़ो, on the area of cross section of rod perpendicular to the direction of flow of heat. सेकेंड, Length of rod, difference of temperature between two ends of rod, time of flow of heat. टाइम ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब इसमें बेटा एक चीज़ मुझे गड़बड़ लग रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बोला है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वाला क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये वही थर्मल कंडक्टिविटी का जो कल अपने लॉ पढ़ा था वो वही है एक्चुअली। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं डिपेंड करता, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड करता है। तो मैं टेम्परेचर के फेवर में नहीं हूँ, आई थिंक यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में पूछा गया, तो आपको ये मैं याद दिलाता हूँ, याद कीजिए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया, याद आया, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर एंड इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये याद आया। तो देखो नंबर 1, ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगा, है ना भाई। हीट फ्लो प्रोपोर्शनल है। अब रेट बनाना है तो ये जो टाइम यहाँ रहता है इसको नीचे ले आओ, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बन जाएगा। तो इसी को रेट ऑफ हीट फ्लो बोल देंगे। रेट ऑफ हीट फ्लो को ये अपन बोलते हैं हीट करंट। क्या बोलते हैं? हीट करंट। जैसे चार्ज फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट बनती है, वैसे हीट फ्लो होने से हीट करंट बनती है, ठीक है ना। तो ऑन द एरिया, लेंथ ऑफ द रॉड भी पढ़ा है मैंने, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ फ्लो फॉर द हीट, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लो फॉर द हीट, ठीक है ना। तो ये वही लॉ है पूरे तरीके से जो कल अपन ने पढ़ा था। उसको प्रोपोर्शनल करके हटा के के आ जाता है, क्या आ जाता है? ये तो के कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। रूम्स आर प्रोवाइडेड विद वेंटिलेटर्स एंड विंडोज बाय, पढ़ो। density of hot air inside the room is comparatively small. The air rises up and escapes out from the ventilators to fill the space with fresh air enters from windows and doors. सही बात है। और अच्छा कूलिंग चाहते हैं तो सीलिंग ऊपर बनवाइए, बढ़िया। जो घर होते हैं ना ठंडा देते हैं, ऊपर सीलिंग होती है, उनमें रहने में मज़ा आता है, समझ गए ना। जिनकी सीलिंग पास होती है उनमें रहने में बड़ी घुटन होती है। कैसे पास? मतलब नीचे? हाँ, नीचे। जैसे ये आप मान लो पंखा बिल्कुल हाथ के ऊपर ही लगा हुआ है, इतनी सीलिंग कम है, समझ गए ना। उसमें गर्मी के समय में बहुत दिक्कत होती है। जब आप हॉस्टल में रहने जाएंगे तो ऐसे ही कमरे मिलते हैं छोटी सीलिंग वाले, क्योंकि वो 3 मंजिल बनाते हैं छोटी छोटी सीलिंग की, तो चौथी मंजिल उनकी अपने आप 3 मंजिल में कवर हो जाती है, क्योंकि 4-4 फीट का गैप देते हैं, तो अगले में ऑलरेडी 16 फीट का गैप आ जाएगा, 12 फीट का गैप आ जाएगा, समझ गए ना। यस, तो इसको बोलते हैं अपन रूम्स आर प्रोवाइडेड विद द वेंटिलेटर्स एंड विंडोज वाई। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? आ गया समझ बेटा? क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेट ऑफ इमिटेड हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी डिपेंड? देखो भैया, ये जो है ये हॉट बॉडी, अब जैसे एमिटेड बोले, एमिटेड बोले मतलब समझ जाओ भैया क्या है, एमिशन है। क्या है ये? हीट के ट्रेवलिंग के 3 रास्ते हैं बेटा। हीट ट्रेवल होती 3 रास्तों से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कन्वेक्शन और रेडिएशन तो हमारे सिलेबस से इस वर्ष तो पूरा ही हट गया है, तो देख बस लेते हैं स्वाद के लिए, परंतु पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो रेडिएशन जो है हट चुका है। तो कह रहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेट ऑफ एमिटेड हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी डिपेंड्स। ये मान लो कोई दगदगाता हुआ लोहे का गोला रखा हुआ है, ठीक है ना, इससे निकलने वाली जो हीट है उसकी रेट, हीट की रेट मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? ऑन व्हाट फैक्टर द रेट ऑफ एमिटेड हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी डिपेंड, है ना। तो इससे एमिट होने वाली जो हीट है किन बॉडी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? नंबर 1 फर्स्ट पढ़ो, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, दैट ऑफ एंड और दैट ऑफ सराउंडिंग। सही बात है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में कितना गैप है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट निकलेगी, हाँ या ना। भाई तुम बाहर क्लाइमेट अगर ठंडी होती तो तुम्हारी बॉडी से ज़्यादा हीट निकलती है, तो तुम्हें ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि तुम जल्दी कूल हो रहे होते हो, हाँ या ना।
तो मतलब हीट फ्लो होना दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस किसके, बॉडी के और सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। दूसरा पढ़ो। नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी। सही बात है, सरफेस का नेचर कैसा है, समझ गए ना। यस सर। सेकंड, एरिया ऑफ सरफेस। हाँ, और लास्ट, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। हाँ, इन 4 पॉइंट पे डिपेंड किया करती है। वेल अभी कोरोना टाइम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सिलेबस से आउट हो गया है, रेडिएशन भी आउट हो गया है और कन्वेक्शन भी आउट हो गया है, तो हमको जो भी आएगा वो कंडक्शन ही आएगा। ओके, चलो भाई अगला पढ़िए। डिफाइन परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी बेटा रेडिएशन का ही कंसेप्ट होता है, पढ़ो। What do you mean by define perfectly black body? What do you mean by perfectly black body? A perfectly black body is one which absorbs completely all the thermal radiations incident and it does not reflect or transmit any fraction of it. एमिसिविटी, Emissivity of body is 1. हाँ, एमिसिविटी ऑफ द बॉडी इज़ 1। 1. ठीक ना। देखो मतलब अगर मान लो किसी बॉडी के ऊपर कितनी हीट आई, मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट आई, कितने अमाउंट ऑफ हीट आई, समझ गए ना, और उसने पूरी की पूरी हीट को क्यू को एब्जॉर्ब कर लिया। रेडिएटेड हीट 0, क्यू रेडिएटेड 0 और क्यू ट्रांसमिटेड और क्यू रेडिएटेड हीट कुछ नहीं रेडिएट किया, रिफ्लेक्शन कुछ नहीं किया, रिफ्रैक्शन भी कुछ नहीं किया कि पार करके हीट चली जाए, ना तो रिफ्लेक्शन ना तो रिफ्लेक्शन, 100% केवल एब्जॉर्ब कर लिया है। समझ गए ना। हाँ सर। तो इसको हम बोलते हैं कि वो बॉडी जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या है वो बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक ना। एक टर्म होता है बेटा एमिसिविटी। क्या होता है, एमिसिविटी। वो ब्लैक बॉडी के लिए होता है 1। आइडियल जो ब्लैक बॉडी होती है, क्या है सर एमिसिविटी? अभी आ जाएगा एमिसिविटी क्या होता है ना। तो वो होता है 1। ठीक है ना। ब्लैक बॉडी ऑल रेडिएशन खा लेती है पूरा। हाँ, पढ़ो। नो सच बॉडी एग्जिस्ट इन नेचर बट इन प्रैक्टिस वी कंसीडर लैम्प ब्लैक एंड प्लैटिनम ब्लैक एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है ना। लैम्प ब्लैक, काजल। लैम्प ब्लैक मतलब काजल, तेरी आँखों का यो काजल। ठीक ना। तो काजल जो होता है वो ये माना गया है कि पूरे रेडिएशन को, कोई भी रेडिएशन आएगा उसको एब्जॉर्ब करके छोड़ता नहीं है, वापस अंदर ही रख रहा है, अपने पास रखता है। समझ गए ना। जैसे सर कोई भी चीज़ अपन उसको पिघलाने के लिए रखते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। वो प्रोसेस पे मत जाओ। काजल बन गया, काजल बन गया, अब उसके ऊपर आप जितने रेडिएशन दोगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। भाई मेरे एक चीज़ देखो, पिघलेगा सुनो नहीं, सुनो सुनो, पिघलना नहीं, पिघलेगा नहीं। वो एक देखिए हीट देना एक अलग बात है, यहाँ रेडिएशन देने की बात हो रही है। इस चीज़ को समझो बेटा कि कोई चीज़ तुम्हें काली क्यों दिखाई देती है। ये जैकेट मेरी तुम्हें काली इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये तुम्हारे आँखों में एक भी वेवलेंथ टकरा के वापस नहीं भेज रही है। अगर टकरा के रेज वापस आती तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ लेके आती। बट अगर कोई भी चीज़ आँखों में जहाँ पर कोई भी रेडिएशन लेके ना जाए वहाँ पर ब्लैक स्पॉट बनता है। समझ गए। हाँ ठीक है ना। 10th क्लास में पढ़ा होगा कि आँख में रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है, तो वो अपना कलर दिखाती है। अब रिफ्लेक्ट होके आ ही नहीं रही है तो काय का कलर, काला दिखाई देगा, कलरलेस मतलब। ठीक है ना। यस, इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ो भाई। The rate of cooling of body is proportional to the temperature difference of the average temperature of the body and surroundings, provided the temperature difference be between the sources and surroundings is very less. हाँ, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, मतलब रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ कूलिंग को रेट ऑफ हीट लॉस्ट भी कह सकते हो बेटा, क्योंकि कूलिंग में हीट लॉस्ट होती है और वार्मिंग में हीट गेन होती है। तो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग, किसका किसका डिफरेंस, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक ना। तो जो कूलिंग होती है, रेट ऑफ कूलिंग, वो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मान लो बॉडी का टेम्परेचर T1 था और वो T2 पे पहुंच गई, तो एवरेज टेम्परेचर क्या बनेगा, T1 प्लस T2 अपॉन 2 और माइनस बॉडी का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, T0। तो ये जो प्रोपोर्शनल होगा ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गया। इसको मैं लिखूँगा इस प्रोपोर्शनल टू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। ये होता है रेट ऑफ कूलिंग।
ओके सराउंडिंग प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड सराउंडिंग इज़ वेरी लेस। मतलब कूलिंग लॉ तभी लगता है जब बॉडी का और बाहर का टेम्परेचर जो है बहुत कम हो, मतलब डिफरेंस ज़्यादा ना हो। डिफरेंस जो है 30 डिग्री के आसपास हो, 30 डिग्री के आसपास हो। समझ गए ना। अलास्का वगैरह चले जाओ, बहुत कूलिंग जहाँ होती है, वहाँ पे आप बाहर की खिड़की में खड़े होकर के गर्म पानी फेंकोगे ऊपर से, खौलता पानी, ज़मीन में पहुँचने के पहले वो बर्फ़ की बूंदें बन जाएगा। चाहे खौलता पानी, अरे खौलता छोड़ के देख लेना। समझ गए ना। यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, सर्बिया, अलास्का, समझ गए ना, साइबेरिया। तो इन जगहों पर अभी तो इस समय अमेरिका में भी गजब ठंड पड़ रही है। तो यहाँ पे अब आप पानी फेंकोगे ना, तो पानी ऊपर से डालोगे बेटा, और ये बर्फ़ के पत्थर बन जाएंगे, छोटे छोटे कंकड़। तो यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग नहीं लगेगा। कितना भयंकर चेंज हो रहा है भाई। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का खौलता पानी फटाक से जा कर के -13, -12, -15। तो ये 30 डिग्री का गैप नहीं है, यहाँ पे कूलिंग लॉ नहीं लगेगा। समझ गए ना। कूलिंग लॉ छोटी सिचुएशन के लगता है। जैसे हमें ठंड लगना, तो हमें ठंड लगने में कितना होता है, 10 डिग्री का फ़र्क आता है और हमें ठंड लगने लगती है, तो वहाँ पे लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। In a chilled weather, animals curl themselves. Why? जनरल क्वेश्चन भाई, आ भी सकता है। गर्मी, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, सिंपल है, आ भी सकता है कि ठंड के समय में जो पक्षी एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को समेट लेते हैं। भाई सीधी बात है, जो हीट लॉस्ट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, हीट का ट्रेवल करना, वो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना खुला होगा उतनी हीट भागेगी। तो हम भी तो ठंड में मुट्ठियाँ बांध के आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना क्लास में, अरे ऐसे सिकुड़ करके हाथ अपने ऊपर दोनों लगा करके, क्योंकि हम चाहते हैं जितना कम से कम एरिया एक्सपोज हो उतनी कम हीट निकलेगी। हाँ या ना। पढ़ो आंसर। The rate of radiation of heat is directly proportional to the area द सरफेस। The sphere has minimum surface area for a given volume. Thus, by curling the area, animals reduce the area through which the heat is radiated, and they keep themselves warmer. Their body warmer. समझ गए ना। तो एक दूसरे को अपने को वो स्फीयर की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, घूम जाते हैं। एरिया रहेगा ज़्यादा हीट निकलेगी, इतनी हीट निकलेगी, सिकोड़ लेते हैं अपने आप को, सीधी बात है। चलो क्लियर। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेशन आ रहा है आपके सामने। एस्टैब्लिश पढ़ो बेटा। Establish relation between coefficient of linear expansion and coefficient of superficial expansion or coefficient of area expansion. हाँ, नेक्स्ट। Prove that coefficient of superficial expansion is double of coefficient of linear expansion. अब देखो, पहले मैं आपको तीनों एक्सपेंशन कोफिशिएंट बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये L लेंथ की पट्टी है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है L। आपने इसको गर्म किया, आपने इसको गर्म किया। पहला इसका टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे थी, ये थी θ1 पे थी या θ0 पे थी, और θ1 से लेके θ2 पे आपने गर्म कर दिया। जैसे θ2 टेम्परेचर पहुंचा, ये लेंथ बड़ी हो गई। इस पे कितना चेंज आ गया, डेल्टा एल। समझ गए ना। तो देखा ये गया एक्सपेरिमेंटली कि जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एल नॉट के, मतलब ओरिजिनल लेंथ की। मतलब इनिशियली अगर बड़ी पट्टी है तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा, और इनिशियली अगर छोटी पट्टी है तो एक्सपेंशन भी कम होगा। समझ में आया, एल नॉट। दूसरा, डेल्टा एल इज प्रपोर्शनल टू, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट। डेल्टा एल इज प्रपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। क्लियर हुआ? यस सर। चेंज इन प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। दोनों को मिला देता हूँ मैं भी, तो अपने पास क्या बन जाएगा, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा थीटा। बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है ना, एल नॉट डेल्टा थीटा, ये इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल नॉट डेल्टा थीटा, डेल्टा एल इज
इक्वल टू, बेटा प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा, ठीक है ना। Yes sir. अल्फा एल नॉट मतलब ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा थीटा, या डेल्टा टी भी बोलते हैं इसको कई लोग, जैसे यहाँ पे डेल्टा टी बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया? डेल्टा टी। क्लियर हो गया? तो बेटा अल्फा को बीटा बोल दिया। नहीं, हाँ अल्फा को बाद में बताते हैं, वो बीटा अलग चीज़ है। अब अल्फा को रोक लो, अल्फा को रोक लो। अल्फा इक्वल टू, बेटा अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हाँ, इसकी वैल्यू देखो, अल्फा इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये हो गया अल्फा। अब इसी तरीके से सेम टू सेम अगर आप वॉल्यूम एरिया बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ेगा, तो उसका कोफिशिएंट जो होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। जब एरिया बढ़ता है तो उसमें क्या होगा? चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया? एरिया अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज अपॉन ओरिजिनल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया? ये हो गया बीटा। और लास्ट गामा, ये हो गया लेंथ के लिए, ये हो गया वॉल्यूम के लिए। और अगर चीज़ में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा भाई? वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या बनेगा? कोफिशिएंट उसको बोलते हैं गामा। चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम और पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा, जिसको डेल्टा टी। बीटा को अल्फा भी तो बोल सकते हैं ना? नहीं बेटा, बीटा अलग है, अल्फा अलग है। बीटा एरिया का चेंज है, अल्फा लेंथ का चेंज है। अच्छा ठीक है, समझ गए ना? ठीक है। ठीक है ना। तो हमको यही प्रूव करना है कि अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होती है। समझ गए ना। तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि जो अल्फा होता है, बीटा जो होता है वो अल्फा का डबल होता है, 2 अल्फा। मतलब एरिया जो होता है वो लेंथ का डबल। और जो गामा होता है वो होता है 3 अल्फा। समझ गए? गामा होता है क्या? 3 अल्फा। समझ में आया? तो यहाँ से अल्फ़ा को मैं लिखूँगा तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा? बीटा बाई 2। और यहाँ से मैं अल्फ़ा को लिखूँगा तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या? गामा बाई 3। अब तीनों को यदि मैं मर्ज करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3 अल्फ़ा अपॉन 1। हाँ या ना? यही मुझे प्रूफ करना है, यही आता है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में। चलिए आइए प्रूफ करते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक आपके पास स्क्वायरिक लैमिना है। अब देखिए यहाँ पर जो रिलेशनशिप बनानी है, युवराज मिल्क ले ले बेटा। देखिए देखो यहाँ पर आपके पास जो है, आपके पास एक स्क्वायरिक पट्टिका है, स्क्वायरिक लैमिना रखी हुई है, ठीक है ना। लेंथ एल है, लेंथ क्या है? अब आप इसको गर्म कर रहे हो। अब इसको गर्म करोगे तो मान लो इसको गर्म करोगे तो इसकी एक साइड कितने से चेंज हो गई? डेल्टा एल से। कितने से? डेल्टा एल से। पढ़ो, लेट वन साइड ऑफ स्क्वायर लैमिना बी एल इफ इट्स टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड थ्रू डेल्टा टी। हाँ, मैंने जो डेल्टा थीटा माना उसको डेल्टा टी ले लेंगे अपन। सो द ईच साइड इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल। सही बात है। तो मान लो बेटा इस पहले एल थी तो पहले का एरिया कितना रहा होगा? एल स्क्वायर। अब डेल्टा एल बढ़ गया एरिया तो हो गया कितना? इस एरिया कितना हो गया? एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। चेंज इन एरिया निकाल लो बेटा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। बेटा इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर 2l डेल्टा एल और डेल्टा एल स्क्वायर। कोई किलोमीटर में तो चेंज होता नहीं है, मिलीमीटर में होता है। तो मिलीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। और गया बीता बेचारा, मर गया, बर्बाद हो गया। तो डेल्टा एल स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल, वही नेगलेक्ट हो गया जैसे पिछले चैप्टर में हुआ था, याद आया? हाँ, तो ले दे के क्या बचा? 2l डेल्टा एल। तो चेंज इन एरिया क्या हो गया? 2l डेल्टा एल। यस और नो? अभी मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन पढ़ाया है। चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना? ये पढ़ा है ना? चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया पर यूनिट। तो चेंज इन एरिया कितना आया? 2l डेल्टा एल। ये देखो ये आया। अपॉन क्या है? एल स्क्वायर डेल्टा टी। समझ में आया? तो बेटा देखो एल से एक एल क्या हो गया? कैंसिल। तो ऊपर बच गया 2l डेल्टा एल, नीचे एल डेल्टा टी। ध्यान से देखो ये क्या है? ये अल्फा है कि नहीं है बताओ? चेंज इन लेंथ अपॉन पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये अल्फा है। तो आंसर बीटा इक्वल टू कितना आ गया? 2 अल्फा। या मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 आ गया। तो ये अल्फा और बीटा में रिलेशन। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, या उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्लियर हुआ?
चलो अगला सवाल पढ़ो। Establish। Establish relation between coefficient of linear expansion and coefficient of volume expansion। हाँ, मतलब इस बार आपको अल्फा और गामा में रिलेशन बनाना है। पहले अल्फा बीटा में बनाया, पहले अल्फा बीटा बनाया, अब अल्फा गामा में, है ना। कई बार तीनों में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that the coefficient of volume expansion is 3 times of coefficient of linear expansion। आंसर सेम ही करेंगे सर, 3 बस बिल्कुल सही, गामा इक्वल्स टू 3 बिल्कुल सही। हाँ पढ़ो। कंसीडर। Consider a cube of side of length L. The temperature of cube is increased by delta T, so that the length of cube become L plus delta L। Initial volume L cube, final volume L plus डेल्टा एल क्यूब। अब इसको ओपन कर देंगे बेटा, है ना। आइडेंटिटी लग जाएगी। क्यूब की आइडेंटिटी, ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी से इसको ओपन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बिल्कुल सही। चलिए तो ओपन कीजिए बेटा इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी से। देखिए रिलेशन आ सकता सर, रिलेशन मतलब आ तो रहा है। हाँ नहीं, पेपर में। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला है। कोड से ये नहीं हटाना। देखो अब क्लियर उसमें है नहीं, उन्होंने ऐसा तो लिखा नहीं कि रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, है ना। कंडक्शन हटा दिया। हाँ ये पूछ लीजिएगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ें, है ना। ऑलमोस्ट सब कटा हुआ है, ऑलमोस्ट सब कटा हुआ है, तो कल पढ़ें क्या भाई, है ना। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बेटा ए क्यूब प्लस बी ए 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये देखो बेटा ये टर्म गायब, बोलो हाँ, सर मर गया। ये भी मर गया, स्क्वायर लगा हुआ है ना। पिछले बार मारा था तो इस बार भी मर जाएगा। क्लियर ना, नेग्लिजिबल। हाँ नेग्लिजिबल है वही। और एल क्यूब से एल क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। कौन बचेगा, यही बचेगा, 3l स्क्वायर डेल्टा एल। क्लियर, यस और नो। ये देखो तो डेल्टा वी इक्वल टू 3l स्क्वायर डेल्टा एल, यस और नो। नाउ डेल्टा, अगर मैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी हो गया। अब नाउ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, गामा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, 3l स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन वी एल क्यूब और डेल्टा टी। तो एक एल से एक एल कैंसिल, 2l से 2l कैंसिल, नीचे बचेगा एल डेल्टा टी। तो ये बच गया कि नहीं बचा, बच गया ना। ये क्या अल्फा है कि नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। क्लियर हो गया, बन जाएगा ना। तो अब देखो क्या क्या रिलेशन आया अपने पास एक रिलेशन आया बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2। और एक रिलेशन अपने पास आया यहाँ से गामा इक्वल टू 3 अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू गामा बाई 3। तो मर्ज करके लिख दोगे तो अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इक्वल टू गामा अपॉन 3। कई बार ये भी आ जाता है, समझ में आया, कोई दिक्कत, बन जाएगा। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। The absolute temperature Kelvin scale T is related to the temperature on the Celsius scale by T is equals to T minus 273.50। हाँ मतलब सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर निकालना है, आपके पास केल्विन स्केल दिया गया है भाई। केल्विन से सेल्सियस पे पहुंचने के लिए केल्विन से क्या करते हैं, 273.15 माइनस करते हैं। और अगर सेल्सियस दिया हो, केल्विन जाना हो, तो 273.15 क्या करते हैं, प्लस करते हैं। एग्जैक्टली 273.15 होता है, बट हम लोग भी तो करते हैं ना। नहीं बेटा, अच्छा वो जो तुम कंफ्यूज हो रहे हो बता देता हूँ। 5 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली समझ गया मैं। चलो देखो माइनस 273.15, चलो बता देता हूँ। देखो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100, सेंटीग्रेड माइनस 100 अपॉन 5, सेंटीग्रेड माइनस 100 अपॉन 5। एक मिनट, इसका लोअर अपर नहीं, ये 0 था बेटा, सॉरी ये था, समझ गए। अपॉन 5 इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 5 था, याद आया? यस सर, आया। तो 5 से 5 क्या हो जाता है, कैंसिल। तो रिलेशनशिप अब सेंटीग्रेड में 0 हटाओगे तो वो तो सेंटीग्रेड ही बचेगा ना। तो ले दे के रिलेशनशिप क्या बची, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। यस और नो, बोलो। मतलब केल्विन से अगर आपको सेंटीग्रेड में जाना है तो 273.15 माइनस करना पड़ेगा। सेल्सियस में से 100 घटाया तो 0 था ना, 100 नहीं था, 0 हटाया था, 0 था वहाँ पे। हाँ तो 0 ही आएगा। सही है, ठीक है ना। हाँ चेक कर लो, आप देख लो फार्मूला कहाँ गया वाला। देख लो, सेल्सियस माइनस 0।
कुछ नहीं है मतलब जीरो है। चलो ठीक है ना, ओके। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, द एब्सोल्यूट। The absolute temperature Kelvin scale T is related to the temperature on the Celsius scale Y. Tc equals to T minus 273.15. Why do we have 273.15 in the relation and not 273.16? हमको यहाँ पे 273.15 क्यों लिया गया है, 273.16 क्यों नहीं लिया गया है? आंसर पढ़िए ए। The melting point of the ice in Celsius scale is 0 degree Celsius. Absolute temperature corresponding to this temperature is 273.5. बिल्कुल सही। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल का टेम्परेचर जो है वो क्या है, 273.15। यस सर, ठीक है ना। 273.16 मतलब उससे 1 केल्विन ज़्यादा, सॉरी 0.1 केल्विन ज़्यादा जो है वो ट्रिपल पॉइंट है। क्या है वो? ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज एक साथ को एग्जिस्ट करें। यस सर, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। यस सर, समझ में आया? ट्रिपल पॉइंट। देयरफॉर इन रिलेशन TC इक्वल टू 2T माइनस 273.15 इज रिटन, नॉट 273.16। क्लियर हुआ? यस सर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the temperature of triple point of the water on absolute scale? हाँ 273.16 पहला आंसर। Yes. आगे पढ़ो। Whose unit interval size is equal to the Fahrenheit scale? ओके, जिसकी यूनिट इंटरवल साइज फ़ारेनहाइट स्केल के इक्वल है। चलो भाई करते हैं सॉल्व। द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट वाटर इज 273.16। ट्रिपल पॉइंट कैसा, मतलब तीनों स्केल हो, ऐसा कौन सा ना, water? तीनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करें। ऐसा कौन सा पानी हो जाएगा सर? क्यों? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को, पानी में तीनों चीजें। हाँ 273.16 पे ऐसा हो जाता है। 273.16 मतलब 0 डिग्री से बस थोड़ा सा हल्का ही सा ज़्यादा, समझ गए ना? तो उस पर तीनों एग्जिस्ट करेंगी भाई। 0 डिग्री का आइस, हाँ 0 डिग्री का आइस और 0 डिग्री की पानी तो पॉसिबल है, हाँ या ना? और ये बताओ आइस को सूखा रखे होगे तो क्या भाप निकलती नहीं दिखती है? दिखती है ना? हाँ, पानी भी निकलता है, पानी भी साथ में बनता है, तो तीनों फेस को एग्जिस्ट करती है ना। तो उस समय वो 273.16 पर रहती है। हाँ ट्रिपल पॉइंट, ठीक ना। अब कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एब्सोल्यूट स्केल हुज यूनिट इंटरवल साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। चलो देखो बेटा, फ़ारेनहाइट स्केल में नीचे कितने आता है? देखो फॉर्मूले में 180 आता है, F-32/9 आता है कि नहीं आता है ना? आता है। तो फ़ारेनहाइट में 9 आता है, 20 का मल्टीप्लाई सब में कर दो। यहाँ देखो C/5 इधर भी है ना, तो ये नीचे आ जाए कितना? 180। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड के 100 इंटरवल के करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट में कितने 100/180 से जो आपके पास फॉर्मूला था, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 5। बोलो हाँ। यस सर। 20 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो रेशियो रूल से। 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 180। और इधर पे कितना हो जाएगा? 100। समझ गए ना? मतलब किसी से भी कर दो बट 100 बेहतर है ना। हम 100 में एनालिसिस करते हैं कि 100 डिवीज़न जब डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज होंगे तब 180 डिवीज़न चेंज होंगे फ़ारेनहाइट स्केल में। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में जब टेम्परेचर 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, मतलब 100 का चेंज आ जाएगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर होगा वो 180 का चेंज आ जाएगा उतने में। समझ गए ना? ये एक कंपैरिजन है बेटा, ठीक है ना? तो देखो ज़रा, वी नो दैट, हम जानते हैं 100 डिवीज़न एब्सोल्यूट स्केल में अगर चेंज होगा तो 180 डिवीज़न किस में चेंज होगा? फ़ारेनहाइट स्केल में, हाँ या ना? बोलो, क्लियर हुआ? तो 1 डिवीज़न ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल, एक डिवीज़न फ़ारेनहाइट स्केल का कितना हुआ? 100/180 डिवीज़न ऑफ एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली 100 अपॉन 180 डिवीज़न ऑफ एब्सोल्यूट स्केल इक्वल टू 1 डिवीज़न ऑफ न्यू स्केल। सो 273.16 डिवीज़न ऑफ एब्सोल्यूट स्केल, 273.1 डिवीज़न ऑफ एब्सोल्यूट स्केल
that is equals to 180 upon 100 into 273.16 division, that is equal to 491.69 division of new scale. So 273.16 Kelvin, that is equal to 491.69 unit of new scale. यहाँ से तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब कि एक नए स्केल का एक जो डिवीज़न होगा वो एब्सोल्यूट स्केल के 100/180 डिवीज़न के इक्वल होगा। अब कह रहा है कि नए स्केल में ट्रिपल पॉइंट की रीडिंग बताओ। ट्रिपल पॉइंट कितना है? 273.16 है ना। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल, ठीक ना। एब्सोल्यूट स्केल वूज यूनिट इंटरवल साइज इक्वल टू दैट ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल, जिसके यूनिट इंटरवल की साइज फ़ारेनहाइट स्केल के इक्वल है। तो यूनिट इंटरवल की साइज कितनी निकली है? 100/180 डिवीज़न। अब हमको किसकी वैल्यू बतानी है? 273.16 की, 16 डिवीज़न की, ठीक है ना। तो बेटा एब्सोल्यूट स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल का 1 डिवीज़न हमको 100/180 डिवीज़न देता है एब्सोल्यूट स्केल में, ठीक है ना। 100/180 डिवीज़न देता है क्या? एब्सोल्यूट स्केल में। तो एब्सोल्यूट स्केल का एक डिवीज़न कितना? एक डिवीज़न। एब्सोल्यूट स्केल का एक डिवीज़न न्यू स्केल में हमको कितना प्रोवाइड करेगा? फिर से समझो इस लाइन को, यही लाइन पंच है मेनली। देखो फ़ारेनहाइट स्केल का एक डिवीज़न जो है वो दे रहा है हमें एब्सोल्यूट स्केल का 100/180, 100/180, ठीक ना। और 100/180 जो है वही अपना न्यू स्केल बना रहा है, ठीक ना। मतलब ऑब्वियसली 100/180 डिवीज़न ऑफ एब्सोल्यूट स्केल इक्वल टू 1 डिवीज़न ऑफ न्यू स्केल। 100/180 में समझना न्यू स्केल का कितना बन रहा है? 1 डिवीज़न। 100/180 डिवीज़न ऑफ एब्सोल्यूट स्केल में कितना बन रहा है? 1 डिवीज़न न्यू स्केल का। तो इसके एक डिवीज़न में 100/180 इसके नीचे चला जाएगा। हाँ। तो पलट करके कितना आ जाएगा? 180/100। बोलो हाँ, आ जाएगा 180/100। अब हमारे पास जो टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट का है वो कितना है? 273.16। तो एक डिवीज़न में 180/100 है, तो 273.6 के लिए क्या करना पड़ेगा? 273.16 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो उतने डिवीज़न आ जाएंगे। तो जो नया स्केल होगा, नए स्केल में जो टेम्परेचर आएगा वो बनेगा 491.69। समझ गए ना? 491.69। एक बार और बता दो सर इधर से। वेल डिफ़िकल्ट, हाँ चलो देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ देखो भाई, आपको ये देखो कि 273.16 डिवीज़न ऑफ एब्सोल्यूट स्केल में, यहाँ पर देखो पहले ये देखो कि 100/180 डिवीज़न एब्सोल्यूट स्केल का, 100/180 डिवीज़न जो है वो न्यू स्केल का 1 डिवीज़न बन रहा है। 100/180 में एब्सोल्यूट स्केल का 100/180 डिवीज़न में न्यू स्केल का कितने डिवीज़न? 1 डिवीज़न। तो एब्सोल्यूट स्केल का 1 डिवीज़न में न्यू स्केल का कितना? ये पलटी मार के ऊपर जाएगा 180/100 डिवीज़न। तो हमारे पास कितना दिया है टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल का? 273.16। तो जब एक के लिए इतना है तो 273.16 के लिए क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो ना, तो बस आ गया इतना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 डिवीजन को अपन ने जो 100/180 किया है, हाँ, तो वो क्यों किया था? ये मतलब ये आप कह रहे हो कि ये कैसे आ गया? ये तो आ गया, वो समझ गया मैं। हाँ, वो जो 1/180/100 को 1 डिवीजन ऑफ न्यू स्केल क्यों लिया? हाँ, क्वेश्चन ने बोला ना, क्वेश्चन ने कहा है जो 1 डिवीजन ऑफ न्यू स्केल, देखिए, हाँ हाँ हाँ, वो निकालो। कह रहा है यूज यूनिट इंटरवल ऑफ साइज इक्वल टू दैट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। कह रहा है जो नया डिवीजन बना है, हाँ, उसका जो कह रहा है कि एन एब्सोल्यूट स्केल वूज यूनिट इंटरवल ऑफ साइज, जिसका एक यूनिट इंटरवल जो है, मतलब जो एक गैप है, सबसे छोटा टेम्परेचर का जो एक गैप है, इज इक्वल टू द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल के इक्वल है। यस सर, ठीक है ना। तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितने कितने खांचे होते हैं? 180 खांचे। 180 खांचे जो होते हैं 100 खांचे के इक्वल हैं। तो फ़ारेनहाइट का एक खांचा कितने का हुआ? 100/180 का। समझ में आया ना? 100/180 का हुआ एक खांचा, समझ गए ना? 100/180 का। अब ये कह रहा है कि 100/180 डिवीजन का
जो नया स्केल बन रहा है वो एक डिवीजन माना जा रहा है। हाँ। मतलब 100/180 का जो एक खांचा है अपना एब्सोल्यूट स्केल में, वो नई स्केल का एक खांचा है। तो अपने एब्सोल्यूट स्केल का एक खांचा कितने का होगा, ये पलट जाएगा ना, नीचे चला जाएगा। तो 180/100। तो सर एक डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट को ही तो अपन ने 100/180 माना। हाँ बिल्कुल सही। तो वो भी तो हो जाएगा ना वो। हाँ तो ठीक है ना, वो 1 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट ही तो है। जो न्यू स्केल बनेगी वो भी तो फ़ारेनहाइट स्केल ही बनेगी सर। न्यू स्केल 1 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल के इक्वल है ना। हाँ। न्यू स्केल जो बनी है वो 1 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल के इक्वल है। मगर जो हमें टेम्परेचर दिया गया वो फ़ारेनहाइट में नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है केल्विन में। हाँ सर। 273.16 दिया गया केल्विन में। तो हम केल्विन वाले के साथ कन्वर्ट करेंगे ना उसको, वो केल्विन वाले के साथ खेलेंगे ना हम लोग इसको, समझ गए ना। 100 किसके लिए था, केल्विन के लिए था ना, ठीक है। हाँ सर। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है बेटा, ये जब मैं डिटेल में कराऊंगा ना, इस टॉपिक को बोलते हैं थर्मोमीट्री, बड़ा टॉपिक है। तो ये टॉपिक है अभी इंक्लूडेड? नहीं है तो है, बट इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देगा तो, हाँ देगा तो सिंपल क्वेश्चन देगा, भले एनसीईआरटी में एफ सिंपल वाला क्वेश्चन वो वाला, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू केल्विन अपॉन 5 इक्वल टू F-32/9, जस्ट कन्वर्जन के लिए ये दे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, एक्सप्लेन भाई फर्स्ट। एक्सप्लेन व्हाई अ बॉडी विद लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज अ पुअर एमिटर। हाँ, एक बॉडी जिसकी रिफ्लेक्टिविटी लार्ज है वो एक पुअर एमिटर है, समझ गए ना, जिसकी रिफ्लेक्टिविटी लार्ज है वो एक पुअर एमिटर है। नेक्स्ट, अ ब्रास टम्बलर फील्स मच कोल्डर देन अ वुडन ट्रे ऑन अ चिली डे। अ ब्रास टम्बलर फील्स मच कोल्डर देन अ वुडन ट्रे ऑन अ चिली डे। ठंडी सर्दियों के दिन में जो ग्लास टम्बलर होता है ना, टम्बलर मतलब गिलास समझ गए ना, वो मतलब कि वुडन ट्रे, लकड़ी की ट्रे के रिस्पेक्ट में जो होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि जल्दी से कूल होता होगा, हीट ट्रांसफर करता होगा मेटेरियल, उसका के हाई होता है। के क्या होता है? हाई। नेक्स्ट पढ़ो, एन ऑप्टिकल pyrometer for measuring high temperature calibrated for an ideal black body. Radiation gives too low a value for temperature of red hot iron piece in the open, but gives a correct value for the temperature when the same piece is in a furnace. Deep point. The earth without its atmosphere would be inhospitably cold. ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी। रीज़न बताइए। System based on a circulatory of steam are more efficient in warming and building than those based on circulation of hot water. Heating system based on circulation of steam are more efficient in warming a building that those based on the circulation of hot water. चलो देखते हैं एक एक करके इनके रीज़न क्या है। ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट बेटा, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए पढ़िए आंसर। अकॉर्डिंग टू द Kirchhoff's law, the black body radiation gives emitters good emitters, हाँ, are the good black body radiation, Kirchhoff's law, black body radiation, good emitters are good absorber, जो अच्छा emit करते हैं वो धर के एब्जॉर्ब भी करते होंगे बेहतरीन। and bad emitters are bad absorbers. हाँ, and bad emitters are bad absorbers. The body having high reflectivity हाँ, and a poor absorber of heat and hence also a poor emitter. हाँ, the body of high reflectivity, जो बॉडी की रिफ्लेक्टिविटी हाई है, मतलब हाईली रिफ्लेक्टिव कर रहे हैं, Yes sir. मतलब इनका एब्जॉर्प्टिव नेचर क्या है, कम है। कम है। तो गुड एमिटर गुड एब्जॉर्बर, मतलब अच्छा एब्जॉर्ब करता है तो अच्छा एमिट करता है। अब ये बैड एब्जॉर्बर है तो बैड एब्जॉर्बर है तो क्या होगा, बैड एमिटर। Bad emitter. समझ में आया? Yes sir. बैड एब्जॉर्बर तो क्या होगा, बैड एमिटर। Bad emitter. समझ में आया? Yes sir. गुड एब्जॉर्बर गुड एमिटर और बैड एब्जॉर्बर बैड एमिटर। चलो नेक्स्ट पढ़ो, ब्रास। Brass is a good conductor of heat while wood is a bad conductor. When on a chilly day, we touch a brass tumbler, heat is transferred to the tumbler from our body. We feel it cool. But when a wooden tray is touched, the heat does not flow from our hand to tray, and we do not feel cold. समझ में आया? तो मेटल है, ब्रास मेटल है तो हीट कंडक्ट करता है, हाँ, वुड में नॉन मेटल है तो हीट कंडक्ट नहीं करती, सिंपल। ठीक है।
चलो अगला पढ़ो द ऑप्टिकल pyrometer is based on the principle of brightness of glowing surface of a body depends upon its temperature. Therefore, if the temperature of body is less than 600 degrees Celsius, image found by the pyrometer is of low brightness, and we do not get the exact result. That is why the pyrometer gives a too low value for the temperature of red hot iron in the open. पायरोमीटर एक डिवाइस होती है जो रेडिएशन को देख करके टेम्परेचर बता देता है। जैसे तुम बैठे हो, तुम्हारे वाले रेडिएशन को देख करके वो टेम्परेचर बता देगा। वो डिवाइस रहता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हाँ है ना। तो वो हालांकि वो पायरोमीटर नहीं है, पायरोमीटर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। वो तो रेडिएशन थर्मामीटर जो आजकल कोरोना टाइम में यूज़ हो रहा है ना। पायरोमीटर उससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। वो क्या करता है, इमेजिंग करता है। पहले वो मतलब इंफ्रारेड रेस को देखता है कि किस लेवल पे आ रही है, मतलब एक तरीके से ब्राइटनेस को मेज़र करता है, और ब्राइटनेस के हिसाब से एक रूल हुआ करता है, उस ब्राइटनेस को देख करके वो बना देता है। ये अपना नॉर्मल भी, ये नॉर्मल वाला का कंसेप्ट, ये रेडिएशन थर्मोमीटर, इसमें वो एक लॉ लगता है बेटा, वीन्स लॉ। अभी इसी चैप्टर में है वीन्स लॉ, टी की पावर 4 कुछ करके आता है, वो लगा करता है, ठीक है ना। अब वो डिटेल चैप्टर, रेडिएशन पूरा हट गया तो उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ अगला पढ़ो भाई, द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज बैड कंडक्टर फॉर हीट रेडिएशन व्हेन व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यूरिंग डे टाइम एंड टू एस्केप ड्यूरिंग द नाइट। If there were no atmosphere, whole of the heat radiated by during night would escape to the space, leaving it under the intense cold. हाँ, the atmosphere of the earth is the bad conductor for the heat radiation. जैसे ओजोन लेयर वो है तो वो रेडिएट करती है। नहीं, ओजोन लेयर का फंडा अलग है, वो एक अलग चीज़ है। ओजोन लेयर का फंडा, एटमॉस्फेयर जो होता है ना, वो अर्थ का जो है बेड कंडक्टर हुआ करता फॉर हीट रेडिएशन विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग डे। बेटा सूर्य की रोशनी दिन भर अर्थ के ऊपर पड़ती है, बोलो हाँ। तो धरती टिपती है और हीट को एब्जॉर्ब करती है। अब रूल होता है कि कोई चीज़ अगर हाई टेम्परेचर पे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है तो लो टेम्परेचर पे रेडिएशन को रेडिएट करती है बाहर। तो ये अर्थ जो होती है रात के समय में रेडिएशन वापस छोड़ती है, खुद कूल होती है, एटमॉस्फेयर को वार्म करती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, हवा जो होती है ना वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है, हीट को मना करती जाने से। अगर ये नहीं होता तो ये पूरी हीट बाहर निकल जाती और अर्थ इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती कि रहना मुश्किल हो जाता। समझ में आया? इंटेंस कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैज अ मोर हीट ड्यू टू इट्स हाई लेटेंट हीट। हाँ 440 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर 540, हाँ सॉरी, compared to the same amount of water at same temperature. Therefore, heating temperature based on circulation of steam are more efficient in warming a building than those based on circulation of hot water. हाँ सही बात है, समझ गए ना। Yes, sir. जो स्टीम होती है वो 540 कैलोरी पर ग्राम हीट एक्स्ट्रा रखती है, तो उसका ज़्यादा बेटर है सर्कुलेशन के लिए, हीट के लिए। चलिए नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कैपेसिटी। मैंने बताया था थर्मल कैपेसिटी होती है MC, है ना, M/C, एंड स्पेसिफिक हीट होती है अपने पास C, स्पेसिफिक हीट होती है ओनली C। मतलब ये 1 ग्राम के लिए है और ये M ग्राम के लिए है। पढ़ो भाई, स्पेसिफिक हीट। Specific heat, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram through 1 degree Celsius is called specific heat of the substance. ठीक है, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टर्म आ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ो। Thermal capacity, the amount of heat required to raise the temperature of substance through 1 degree Celsius is called thermal capacity. देखो यहाँ पे मास की कोई बात नहीं हुई, देखो यहाँ 1 ग्राम बोला गया है ना, यहाँ कोई भी ग्राम मतलब M ग्राम की बात कर लो। नेक्स्ट SI यूनिट। Its SI unit is joule kg in joule per kg into पर केल्विन, Kelvin, हाँ Kelvin। ठीक है ना, Yes, sir. है ना। अब यहाँ पे Its SI unit is joule per Kelvin। जूल पर केल्विन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे M का मल्टीप्लाई कर दोगे तो MC बन जाएगा, C में तो M से किलोग्राम इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बन गया जूल पर केल्विन। डायमेंशन फार्मूला, its dimension formula is m0L2 T to the power -2 theta -1। its dimension formula is mL square T to the power -2 theta -1। क्लियर? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। At the value of a specific heat of water, also write any 3 uses of a specific heat of water in our daily life। भैया स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू बताओ और इसके 3 यूज़ बताओ हीट ऑफ वाटर के इन अवर डेली लाइफ।
डेली लाइफ में स्पेसिफिक हीट के क्या यूजेस हैं? पढ़ो आंसर पहला। द वैल्यू The value of a specific heat of water is 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री per सेंटीग्रेड। degree हाँ लिख लो बेटा कॉपी में, जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। specific heat. 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना। The uses of high specific heat of water in our daily lives Hmm. are hot Bottles. water bottles are used for formation purpose. सिकाई, fermentation, सिकाई। This is because water can store in it large amount of heat energy at a fairly low temperature owing to its high specific heat capacity. हाँ मतलब एक छोटे से टेम्परेचर को गेन करने के लिए, बट वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से दम से हीट स्टोर करके रखता है। Yes, sir. नेक्स्ट, Water is used as coolant in radiations or self-driving vehicles. हाँ सही बात है, कूलेंट के लिए रेडिएटर में भरा जाता है क्योंकि गर्म होने में टाइम लेता है ना। हीट कैपेसिटी इसकी वो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, तो गर्म होने के लिए टाइम लेगा और ज़्यादा हीट लेगा, समझ गए ना, तो ज़्यादा गर्मी संभालेगा इंजन की, हाँ सर. इस वजह से। नेक्स्ट, फार्मर्स Farmers water their fields in the evening to protect it from frost. It is because the water at highest specific heat, it does not cool quickly. हाँ फ्रॉस्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, ओस. ओस जो पड़ती है, पाला पड़ता है जो, हाँ, हाँ. है ना, जो फसल खराब हो जाती है तो पानी डाल देते हैं वो लोग शाम के समय में, जिससे ओस जो होती है वो पानी के ऊपर पड़ती है, और पानी जो होता है जमने में बहुत टाइम लेता है भाई। टेम्परेचर बढ़ाने में टाइम लेगा तो टेम्परेचर गिराने में भी तो टाइम लेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, What do you mean by anomalous एनामलस behavior of water? वाटर का विचित्र व्यवहार, समझ गए ना, वाटर का विचित्र व्यवहार। बेटा ये याद रखना कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होता है, समझ गए ना। Yes, sir. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वॉल्यूम सबसे कम Volume होता है। कम, तो डेंसिटी भी कम होती वो नहीं, डेंसिटी ज़्यादा, उल्टा भूल गए। अच्छा, हाँ. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, समझ गए ना। अगर आप 4 डिग्री से कम की तरफ जाओगे तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, और 4 डिग्री से हाई की तरफ जाओगे तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, Yes, sir. समझ गए ना। मतलब 4 डिग्री पे वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होता है, उसके पीछे जाओगे तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा. उसके इधर जाओगे तो वाटर का वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम 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 Zero, बढ़ेगा, 4 के आगे बढ़ेगा सर. 4 के पीछे और भी 4 के बढ़ेगा, पीछे भी बढ़ेगा. बढ़ेगा हाँ। और बीच में बस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम सबसे कम, कम होगा. मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी सबसे गाढ़ा होगा। हाँ सर. पानी क्या होगा, सबसे गाढ़ा. गाढ़ा, क्योंकि डेंसिटी हाई होगी। और 4 के पीछे, 4 के आगे भी पानी पतला हो जाएगा, और 4 के पीछे भी पानी क्या हो जाएगा, पतला। समझ में आया? पढ़ो। द एक्सपेंशन The expansion of water between 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius is different from other liquids, which is called enormous expansion of water. When water is heated from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius, its volume decreases. भाई नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम इंक्रीज करता है। बॉयल्स का लॉ भी है, उसका चार्ल्स लॉ भी है, V प्रोपोर्शनल टू T, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बट यहाँ उल्टी कंडीशन है, 0 से लेके 4 तक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम घटता है। यहाँ से यहाँ के नेचर को ही बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। पढ़ो। व्हेन वाटर इज हीटेड, When water is heated from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius, its volume decreases and density increases. The volume of water is maximum at 4 degrees Celsius. minimum at 4 degrees Celsius. एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम, समझ गए ना। वॉल्यूम ऑफ द वाटर मिनिमम एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम। क्लियर हुआ? चलिए। In colder countries, हम्म the water on upper layer of ponds, lakes freezes, but the water below the surface is at 4 degrees Celsius. हाँ, So aquatic animals and plants survive. समझ गए। मतलब गर्म रहता है नहीं. हाँ, नीचे का पानी गर्म वो रहता है, गाढ़ा भी रहता होगा. गाढ़ा रहता है, इसीलिए तो पिघल जमता नहीं है। हाँ. पतला पानी जम जाएगा, डेंसिटी हाई होगी तो जमेगा नहीं। तो ये चीज अपन वो क्रॉप फील्ड वाले में भी तो बोल सकते थे. इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचता भाई क्रॉप फील्ड में, हाँ, वो कैसे? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन। Differentiate between steady state and variable state. स्टेडी स्टेट मतलब शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, वेरिएबल स्टेट मतलब वही टूट पड़े एकदम से, हाँ सर. समझ गए ना। तो पहले तो वेरिएबल स्टेट आएगी, बाद में क्या आएगी, स्टेडी स्टेट। नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक ना। चलिए पढ़िए। बड़े. नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे क्वेश्चन, वो जो मोस्टली जो आ रहे हैं वही आते हैं। स्टेडी स्टेट पढ़िए और वेरिएबल स्टेट। तो Whenever a conduct पहले वेरिएबल स्टेट पढ़ लो, फिर समझ में आएगा स्टेडी स्टेट। व्हेनेवर Whenever a conducting rod is heated at one end,
then the temperature of various parts goes on increasing. This is called variable state. इधर पढ़ो. Whenever a conducting rod is heated, then the temperature of various parts goes on increasing, and after some time its temperature becomes constant. Although the temperature of various parts may be different, this is called steady state. अब इसका मतलब समझो. ये इसका वेरिएबल स्टेट का मतलब है जैसे तुमने गर्म किया यहाँ से. हाँ सर. अब ये क्रॉस सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है. अगर खुद इसका टेम्परेचर अलग अलग है तो ये वेरिएबल स्टेट है. Yes, sir. मगर अगर हीट जा रही है तो ये क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर पूरा सेम हो चुका है और अगले क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग है, तभी तो हीट ट्रेवल करेगी. मगर इसका खुद का अलग अलग नहीं है, इस क्रॉस सेक्शन का. मतलब अंदर इसमें खबड़ दबड़ नहीं हो रही है, जो हीट चल रही है वो ऐसे चल रही है. तो ये है स्टेडी स्टेट. और अगर इसमें इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर ही अलग अलग है तो ये कहलाएगी वेरिएबल स्टेट. समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट पढ़ो. In this state, no part of conducting rod absorbs heat. नेक्स्ट. The rate of flow of heat. इसमें पढ़ो. इन दिस स्टेट. In this state, each part of rod absorbs. अब क्योंकि खुद ही बेचारा ठंडा होता है तो गर्म होना होता है, तो इसमें स्टेट करेगा, पार्ट हीट को एब्जॉर्ब करेगा. नेक्स्ट पढ़ो. द रेट. The rate of flow of heat depends on thermal conductivity and not on their thermal capacity. नेक्स्ट. The rate of flow of heat depends on thermal conductivity and capacity. हाँ, तो पहले तो खुद गर्म होगा ना. हाँ. खुद गर्म होगा तो थर्मल कैपेसिटी का रोल आएगा. Yes sir. समझ गए ना? फिर तो कंडक्ट करेगा. भाई तुम्हारे हाथ में 2 लड्डू मिले तो पहले 2 लड्डू खुद खाओगे, भूख लगी हुई है, फिर एक बचेगा तो आगे बढ़ाओगे. अब इसमें उसको भूख लगी नहीं हुई है तो आगे बढ़ा देगा. Yes sir. तो इसमें केवल मतलब ये पहले ही से गर्म रहेगा. हाँ, गर्म हो गया ना. इसका हर पार्ट जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया. ये सारे के सारे मतलब खुद कोई हीट नहीं ले रहा, हीट को कन्वे कर रहा जस्ट. Yes sir. समझ गए ना? तो खुद को हीट कहाँ से मिलेगी स्टडी में सर? स्टेडी में यहाँ पर आपने मोमबत्ती लगा रखी है. अच्छा ठीक है. समझ गए ना? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो पूरी हीट को आगे बढ़ा देगा ना. और बोल देगा भाई मैंने जितनी मेरी क्षमता थी मैंने ले ली है शुरुआत में ही, है ना. और वेरिएबल स्टेट में गर्म होगा, लेगा. समझ गए ना? गर्म होगा और लेगा. क्लियर हुआ ना? जैसे आप स्वेटर पहनते हो तो पहले आपके अंदर हीट आती है तो शुरू में एकदम ठंडे से लगती है, फिर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो वो स्टेडी स्टेट आ गई. हालांकि ये कंडक्शन के अंदर होता है. ठीक है ना? चलिए 9th वाला पार्ट करिए एक बार खुद से.